हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आपके यूज होगी। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से थे मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। कौन कौन से थे बेटा? दो थे, एक था कनकेव मिरर, ये था कनकेव मिरर। कौन सा था? कनकेव। और दूसरा कौन सा था? ये वाला। ये वाला, ये कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। कौन सा था? कन्वेक्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले बेटा क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, हमने क्या लिया था? एक स्फीयर लिया था और स्फीयर से क्या बनाया था? मिरर बनाया था। कन्वेक्स या कनकेव जो भी है, हमने क्या बनाया था? एक मिरर बनाया था। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द सेंटर ऑफ द स्फीयर from which the mirror is made is known as center of कर्वेचर। कि जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। इट इज डिनोटेड बाय सी। किससे डिनोट करते हैं हमें? स्मॉल सी से। स्मॉल सी से। ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या आता है? सेकंड पॉइंट देखो, पोल। क्या आता है? पोल। पोल क्या होता है? पोल क्या होता है? ये इसका जो सेंटर पॉइंट होता है या मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर पी। तो क्या लिखोगे? द मिडिल पॉइंट या फिर क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ द spherical mirror is known as pole। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ठीक है बेटा। अब आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? थर्ड पॉइंट।
तो पता चल गया कि जो जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया है उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिरर बना है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका जो सेंटर है P, ये क्या होता है, पोल। क्या होता है, पोल। अब आता है क्या आता है बेटा इसके बाद में, अपेर्चर ऑफ मिरर। अपेर्चर ऑफ मिरर्स। अब देखो मान लो ये इतना मिरर है, ये पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट M है, और ये क्या है, M डैश। M और M डैश, दीज आर टू एंड्स ऑफ द मिरर। अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस M डैश, M डैश, ये क्या होता है बेटा, दिस इज नोन एज अपेर्चर ऑफ द मिरर। तो क्या लिखोगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, that is M and M डैश। क्या डिस्टेंस है बेटा, M डैश। ये जो M डैश डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज अपेर्चर ऑफ मिरर। अपेर्चर ऑफ मिरर, ये क्या होता है, अपेर्चर ऑफ मिरर कि M डैश, दिस इज अपेर्चर ऑफ मिरर। अब ये M डैश सेंटर पे एंगल कितना बना रहे हैं। अगर आपसे पूछे एंगुलर अपेर्चर, वैसे आपके सिलेबस में नहीं आता ये जनरली, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये वाला और ये M डैश, इन दोनों के बीच में ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, M और M डैश के बीच में जो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा क्या है, एंगुलर अपेर्चर। इस तरह से देखो मैं बता देता हूँ, ये मान लो क्या है, सेंटर है C, ये M डैश है और ये M है, तो ये वाला जो एंगल थीटा है ये क्या है, एंगुलर अपेर्चर। तो क्या लिख सकते हो आप, द एंगल MC, एंगल M डैश इज एंगुलर अपेर्चर। एंगुलर अपेर्चर, ठीक है बेटा। अब देखो ये था अपना थर्ड टर्म। अब देखो इसके बाद में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, क्या है फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बताएंगे आपको अभी। ये हमने मिरर लिया था, ये हमने स्फीयर लिया था, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था। ये हमने क्या लिया था बेटा, पोल, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोर्थ टर्म क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया था हमने। प्रिंसिपल एक्सिस देखो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये जो बेटा एक स्ट्रेट लाइन पास करो किस किस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। ये वाली जो लाइन, सीधी लाइन जो पास हो रही है, ये वाली द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस।
द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? स्ट्रेट लाइन passing through the pole and center of curvature is known as principal axis। देखो बेटा, वैसे बहुत सारे एक्सिस होते हैं जो, अब मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक सेंटर से ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन पास होगी तो हम इसको एक्सिस कहेंगे। एक लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन पास होगी तो हम इसको भी एक्सिस कहेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ साथ जो पोल से लाइन पास हो रही है उस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो आगे इसके बाद में क्या आएगा। अब मान लो बेटा कोई लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब मान लो दो केस हो सकते हैं अपने पास कि कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है ये वाला, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो क्या होता है, यहाँ से कोई लाइट की रे आ गई। क्या आई बेटा? लाइट की रे आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है। तो क्या होगा इसका? यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो कहाँ से पास होगा? सेंटर से। नॉर्मल जो ड्रा करेंगे, नॉर्मल, तो नॉर्मल कहाँ से जाएगा? सेंटर से जाता है। ये वाला नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है आपको पता है? 90 डिग्री। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया, क्लियर बना देते हैं। इस तरह से मिरर है, यहाँ पे क्या आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा हमेशा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आपने सर्कल के केस में ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे सेंटर से किसी भी पॉइंट पे हम ड्रा करते हैं लाइन, तो टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो सेंटर पे जो यहाँ से लाइन आएगी वो क्या होगी? इसके नॉर्मल। अब देखो बेटा, जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा। तो क्या आएगा? रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है। ये तो इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे कैपिटल एफ। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे कोई पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? अपने पास कौन सा मिरर हो? कन्वेक्स मिरर हो। तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे आएगा पोल, ठीक है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है इस तरह से। ये याद रखना बेटा, बाय कन्वेंशन रे को हमेशा हम लेफ्ट से राइट साइड ही ले जाते हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे किधर जाएगी, वापस इस साइड, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, इस साइड, ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल में तो इस एक्सिस को ये रे कभी नहीं काटेगी क्योंकि दूर जा रही है इससे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस। और इस पॉइंट पे ये इसको काटती हुई दिखाई देगी। कैसे कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद या तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है या कट करती हुई दिखाई देती है, तो जिस पॉइंट पे कट करती है या कट करती हुई दिखाई देती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस on a spherical mirror, it intersects or appears to intersect. It intersect or appear to intersect the principal axis. या तो ये कट करेगी या कट करती हुई दिखाई देगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और लिखो इसके बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट रे कट करेगी या कट करती हुई दिखाई देगी। तो क्या लिखोगे, द पॉइंट on principal axis on which the reflected ray intersect or appears to intersect, when incident ray is parallel to principal axis is known as principal focus. It is represented by कैपिटल F। देखो बेटा, आपको अगर सीधी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इतनी इसकी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल फोकस की क्या डेफिनेशन होती है। तो क्या लिखोगे, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट्स और अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। की जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है
तो उससे जो रिफ्लेक्टेड रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट करती है या कट करती हुई दिखाई देती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली बताने के लिए लिखा है। ये डेफिनेशन, अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है तो आप इतनी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद में आता है फोकल लेंथ क्या होती है। क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब बेटा ये तो पता चल गया कि एक रे पैरेलल आई, क्या आई, एक रे आई पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसने या तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया या कट करती हुई दिखाई दी। ठीक है, अगर कनकेव मिरर था तो कट किया, अगर कन्वेक्स मिरर था तो कट करती हुई दिखाई दी। कन्वेक्स में इस तरह से ये आ गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसी तरह से कन्वेक्स में क्या था, बता देता हूँ मैं आपको, इस तरह से था। ये जो लाइन होती है ना, जो हमें एक्चुअल में नहीं होती, हम विजुअलाइज करते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये एफ, ये पी। अब देखो बेटा, जो पोल के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से। तो क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस and pole is known as focal length। फोकल क्या है कि जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा, फोकल लेंथ। और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। इसमें कौन सा होगा, देखो पोल यहाँ पे और प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, फोकल लेंथ। इसमें फोकल लेंथ ये। ठीक है बेटा, अब देखो इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, नाम से पता चल रहा है रेडियस। और रेडियस क्या होता है, स्फीयर का रेडियस आपको पता है क्या है, सेंटर के बीच का और इस आर्क के बीच का डिस्टेंस। इसमें भी यही आएगा, क्या कि सेंटर के बीच का और पोल के बीच का डिस्टेंस। सेंटर के बीच के और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole is known as radius of curvature। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, आर, कैपिटल आर। तो इट इज डिनोटेड बाई
कैपिटल आर, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि जिस स्फीयर से हमने मिरर को बनाया है उस स्फीयर का जो रेडियस है वही क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वो हमें यहाँ पे पता भी चल रहा है कि ये मान लो कोई स्फीयर है और इसका रेडियस क्या होगा? सेंटर के बीच के और इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला देखो, और यही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये था अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होती है बेटा, क्या होती है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, इस पे एक एग्जांपल भी कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। अब आपको पता है कि स्मॉल एफ क्या था? फोकल लेंथ। कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है? तो मैं बता रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, या फिर आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू 2f। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। कैसे? कि देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमेशा दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो f प्लस एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r। तो r इज इक्वल टू एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 2f। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है? देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए convex mirror is 30 centimeter. Find its focal length। तो अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। r इज इक्वल टू कितना है? कितना दे रखा बेटा? 30 सेंटीमीटर। f अपने को फाइंड आउट करना है। तो f इज इक्वल टू क्या होता है? r बाई 2। तो r बाई 2 इज इक्वल टू 30 बाई 2 कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।